विराम चिह्न। पढ़िए और समझिए। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना तथा चिह्न का अर्थ है निशान। मौखिक अभिव्यक्ति करते समय हम अपने वाक्यों व शब्दों का सही अर्थ प्रकट करने के लिए कभी कभी अपने वाक्यांश पर बल देते हैं, कहीं रुकते हैं तो कहीं अपने स्वर में उतार चढ़ाव लाते हैं। इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। किंतु लिखित भाषा में अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेतों, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अपने भावों व विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करते समय जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा तथा व्याकरण में विराम चिन्हों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनका प्रयोग वक्ता के भाव को स्पष्ट व प्रभावशाली बनाता है। इन चिन्हों का स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा समझिए। रो मत हंसो। रो मत हंसो। दोनों वाक्यों में केवल विराम चिन्ह का स्थान बदलने से वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपने विचारों और भावों को सही रूप में व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों की जानकारी होना अति आवश्यक है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। अल्प विराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिसूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ है थोड़ा। इस आधार पर अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम या थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं, तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अल्प विराम का प्रयोग समान पदों को अलग करने, किसी वाक्यांश तथा उपवाक्य को अलग करने, शब्द की आवृत्ति, उद्धरण चिन्हों से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है, जैसे जी हाँ, मैं कल जरूर आऊंगा। नीति, मीनू, आशा और मनोज पढ़ रहे हैं। निशा ने रोटी, आलू और चटनी खाई। माँ ने खाना बनाया, रसोई घर साफ किया और बाजार चली गई। पिताजी, मैं अभी आया। 26 जनवरी 2025। जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा परम धर्म है। अल्प विराम चिन्ह। जब अल्प विराम की तुलना में ज्यादा तथा पूर्ण विराम से कुछ कम समय के लिए रुकना पड़े, तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्यों पर जोर देने, विपरीत अर्थ प्रकट करने की दशा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी नहीं रहे, वे अमर हो गए। घने बादल तो छा गए, इनका पानी न जाने कहाँ गया। असम में बाढ़ आ गई, सभी को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। पूर्ण विराम चिन्ह। सामान्य वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक वाक्यों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे घर पहुंचते ही मुझे फोन करना। हमें अपने देश से बहुत प्यार है। हम कल घूमने जाएंगे। कानपुर जाओगे तो रमेश से अवश्य मिलना। प्रश्नसूचक चिन्ह। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाहर कौन आया है? भारत के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? विस्मयादिसूचक चिन्ह। आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादिसूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाह, तुम खूब तेज दौड़े। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। हाय, बेचारा चल बसा। अरे, तुम अभी यहीं हो? निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी का कथन उद्धृत करने, उदाहरण देने,
शब्द या वाक्यांश की व्याख्या के लिए किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है, जैसे पिताजी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ कहती हैं सदा समय पर काम करना चाहिए। हमारे देश में अनेक नेता हुए, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस आदि। उद्धरण चिह्न। उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, एकहरे और दोहरे। एकहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि हैं। बीजक कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। किसी के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोष्ठक चिह्न। किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्ठक चिन्ह में रखा जाता है, जैसे मंत्री, गुस्से में तुम यहाँ कैसे आए? लता मंगेशकर भारत की कोकिला, मीठा गाने वाली हैं। यहाँ चारों वेदों, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की महत्ता बताई है। योजक चिह्न। जब दो शब्दों या समस्त पदों को एक साथ जोड़कर लिखते हैं तब योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे नदी कल कल कर बहती है। कछुआ धीरे धीरे चलकर भी जीत गया। सदा माता पिता का आदर करो। राम लक्ष्मण आदर्श भाई थे। लाघव चिह्न। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है, जैसे डॉक्टर, पंडित, ईस्वी, प्रोफेसर, संवत। अब तक हमने सीखा। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। भाषा में स्पष्टता, शुद्धता तथा सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 1. अल्पविराम चिह्न। 2. अर्धविराम चिह्न। 3. पूर्ण विराम चिह्न। 4. प्रश्नसूचक चिह्न। 5. विस्मयादिसूचक चिह्न। 6. निर्देशक चिह्न। 7. उद्धरण चिह्न। 8. कोष्ठक चिह्न। 9. योजक चिह्न। 10. लाघव चिह्न। विस्मयादिसूचक चिह्न का प्रयोग खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। एकहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ तथा उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दोहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किसी कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रकट करने के लिए किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया